हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम आए हैं अपने चैप्टर 17 के ऊपर, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो है पेमेंट पोस्टिंग एंड देयर रूल्स। एक्चुअली ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर्स में ही आना चाहिए, लेकिन हम डिनाइल्स के ऊपर चले गए। बट मैंने बाद में सोचा कि इसके ऊपर डिस्कशन कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं जो हमारे फ्रेंड ये जानना चाहते हैं कि पेमेंट पोस्टिंग के रूल्स क्या हैं और कैसे पेमेंट पोस्टिंग करते हैं। तो इसका एक मैं ओवरव्यू आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। आगे चल के मैं इसके बारे में आपको डिटेल में वन बाय वन समझाऊंगा। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। What is payment posting? Applying received payments to the claims and reconciliation of balances is called payment posting. जब हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजते हैं तो हमें उसका रिस्पांस आता है, या तो रिस्पांस आता है कि क्लेम हमारा डिनाय हो गया है, पर जो हमारा ज़्यादातर जो रिस्पांस आता है वो हमारे क्लेम्स पे पेमेंट आ जाती है अगर हमने नीट एंड क्लेम भेजा होता है तो। और उन क्लेम्स के ऊपर जब हमें पेमेंट आती है तो हमें पेमेंट की जो समरी आती है, उस पेमेंट की समरी के अकॉर्डिंगली अपने बैंक में हम चेक करते हैं उस अमाउंट को। फिर उस अमाउंट से रिलेटेड जो भी उसकी ईओबी या ईआरए होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, ईओबी एंड ईआरए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे देखकर अपने सिस्टम में प्रोसेस करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पेमेंट को अप्लाई करते हैं उन क्लेम्स के ऊपर। Accurate payment posting is important to match the balances and error-free patient statement and escalations. अब पेमेंट को एक्यूरेट तरीके से पोस्ट करना, बिल्कुल बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने कोई भी क्लेम बिल किया है, अगर उसमें बैलेंस रह जाता है तो वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर आ जाएगा। और अगर हमने गलत पेमेंट या गलत अमाउंट पेशेंट को बिल कर दिया है तो पेशेंट को गलत स्टेटमेंट जा सकती है, जिससे कि पेशेंट हमें कॉल करेगा, कॉल सेंटर में कंप्लेन करेगा कि मुझे ये जो अननेसेसरी स्टेटमेंट भेजा गया है। इसलिए एक्यूरेट पेमेंट पोस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोसेस में। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मेंटेन गुड शेप ऑफ एआर। ओके, यह ट्रेंड देखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम एक्यूरेटली पेमेंट पोस्ट करते रहते हैं, टाइम पर पेमेंट पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है, एआर है, वो बैलेंस रहता है। उसमें हमें जो शेप होती है, मतलब कि हमें लगता है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं रहनी चाहिए डिफरेंट बकेट्स के अंदर। 30+ जो हमारे क्लेम्स हैं उनके अंदर एक्यूरेटली पेमेंट पोस्ट है। और जब हम रिपोर्ट रन करें एआर की, तो एक्यूरेट क्लेम हमारे पास आए, जो कि लेजिटिमेट क्लेम होने चाहिए फॉलोअप के लिए, वही क्लेम हमारे पास आए। इसके अलावा हमें ट्रेंड पता चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस के एक सिमिलर डिनाइल्स आ रहे होते हैं, तो हमें ये ट्रेंड पता चलता है कि ओके, हमारा ये इश्यूज़ हैं और ये डिनाइल्स हमको ट्रेंड में आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे हम रोक सकते हैं। इसके अलावा किसी कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस की अगर हम कहें कि पेमेंट आनी बंद हो गई है, तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ओके, इस इंश्योरेंस की हमारे ऊपर हमारे पास पेमेंट नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से, तो हम इस इशू को हम जान सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम रेगुलर पेमेंट और टाइमली पेमेंट, एक्यूरेट पेमेंट सिस्टम में अपने पोस्ट करते रहें। अब टाइप ऑफ पेमेंट डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप की पेमेंट होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज इशू करती हैं। पेशेंट के क्रेडिट कार्ड, चेक्स एंड कैश डिपॉजिट आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि को पे, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, को पेमेंट्स वगैरह हमारे पेशेंट को भी कुछ पे करनी होती है, तो पेशेंट उन पेमेंट को किसी भी मेथड से पे कर सकता है। वो क्रेडिट कार्ड ऑफिस में आता है नेक्स्ट विजिट में, तो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा सकता है, चेक इशू कर सकता है डॉक्टर को, या कैश भी डिपॉजिट दे सकता है। तो इस टाइप की पेमेंट भी हमारे ऊपर पास पोस्टिंग के लिए आती है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस जो होती है वो यूजुअली ईओबी और ईआरए के फॉर्मेट में हमको देती है। ईएफटी मींस हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जो पेमेंट होती है, काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है अपनी पेमेंट बल्क में डॉक्टर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा। तो ईएफटी एक पेमेंट मोड हो गया। ईआरए मतलब जो उस पेमेंट की जो रेमिटेंस है, डिटेल है कि किन क्लेम्स की हमने पेमेंट इशू की है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। एंड ईओबी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, जो कि हमारे यूजुअली चेक्स के साथ आती है। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको चेक इशू किया है तो वो हमारे प्रोवाइडर के एड्रेस में चेक इशू कर देती है, बाय पोस्ट भेज देती है, और साथ में एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट लगा देती है, जो हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट बाद में स्कैन होकर पेमेंट की पोस्टिंग के लिए हमारे पास आती है। इंश्योरेंस का चेक डिपॉजिट, जैसे कि मैंने बताया, ईओबी होती है, उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, और इंश्योरेंस के चेक डिपॉजिट जो बाय मेल हमारे प्रोवाइडर के एड्रेस पे आते हैं। इंश्योरेंस की क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस भी आजकल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इशू करती है पेमेंट्स के लिए, जिसको हमको इन्फॉर्मेशन एंटर करके उस कार्ड में से पेमेंट हम अपना डिडक्ट कर लेते हैं। ऑफसेट एडजस्टमेंट आती हैं।
ऑफसेट एडजस्टमेंट आती हैं, इसको ये कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। अगर उन्होंने पिछली बार कुछ गलत कर हमें पे कर दिया था, गलती से पे कर दिया था, जैसे कि किसी एक एग्जांपल में इंश्योरेंस पेशेंट के पास इंश्योरेंस इनएक्टिव था लेकिन इंश्योरेंस ने गलती से पे कर दिया, तो वो अब नेक्स्ट रेमिटेंस में क्या करेगी, अपने पुराने पेमेंट को रिवर्स कर लेगी, ऑफसेट कर लेगी और कहेगी कि उसकी पेमेंट हम ले रहे हैं और किसी और क्लेम्स के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको ऑफसेट एडजस्टमेंट कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेमेंट पोस्टिंग में। हमारे पेमेंट पोस्टर जो होते हैं उनको काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसके लिए एक डिटेल में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा ऑफसेट एडजस्टमेंट को समझाने के लिए। इसके अलावा रिवर्सल्स आते हैं, रिकूपमेंट्स आती है। रिवर्सल मतलब कि अपने जो पुराने डिसीजन होते हैं इंश्योरेंस कंपनी उनको वापस ले लेती है और नया डिसीजन सुना देती है, या पेमेंट रिवर्स कर लेती है, नया इंक्रीज करके या डिक्रीज करके पेमेंट इशू कर देती है। रिकूप मतलब कि वो उसमें से पेमेंट निकाल लेती है पुरानी क्लेम में से और नए क्लेम पे अप्लाई कर देती है। इसका भी एक मेथड जो है, जो ऑफसेट का मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल से आपको दोनों पॉइंट समझाऊंगा। ओके, ईओबी ईआरए पोस्टिंग किस तरीके से होती है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ये बहुत ही इजी है अगर आप इसको समझ जाएं। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगर मैं आपको बता पाऊं इस वीडियो में। व्हेन क्लेम इज प्रोसेस्ड बाय अ पेयर, फर्स्ट दे अप्लाई एन अलाउेबल अमाउंट टू द क्लेम और लाइन एज पर देयर फी शेड्यूल। जब इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम को प्रोसेस करती है और सब कुछ उसमें पाती है कि सब कुछ एक्यूरेट है, उसको पेमेंट इशू हो जाना चाहिए, तो वो सबसे पहले अपने फीस शेड्यूल के हिसाब से एक अलाउड अमाउंट इशू कर देती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक सर्विस है, ऑफिस विजिट है, एक पेशेंट अपने फीवर को लेकर क्या कहते हैं पेशेंट डॉक्टर के पास गया है और हमने $100 का इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम बिल किया है, तो उस सीपीटी को आप पर्टिकुलर सीपीटी कोड का एक फी होगा जो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी इतना इस डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो अगर हम $100 बोलते हैं तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी बोले कि $70 आपको हम अलाउ कर रहे हैं, इतना आपको मिलेगा, और उस $70 अलाउ में से जो 30 बचेगा हमने उसको एडजस्ट कर देना है। दैट मीन्स कि वो पेमेंट नहीं आने वाला है, हमने वो ज़्यादा बिल किया है फी से, और यूजली हम ज़्यादा ही बिल करते हैं कि कहीं हमारा हम कम ना बिल करते हैं, इसलिए हम ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल बिल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और जो बाकी होता है अमाउंट जो बच जाता है अलाउ के अलावा उसको हम एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट एडजस्ट कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड अप्लाइड टुवर्ड्स एडजस्टमेंट। ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे अगर हमने 100 बिल किया है तो $30 एडजस्ट हो जाएगा, 70 अलाउ होगा, उस $70 को हमें उस $70 का ही पेमेंट डॉक्टर को मिलेगा। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन एज पर देयर प्लान। जैसे कि क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने जब जैसे अलाउ कर दिया है तो वो देखेगी इसमें अगर कोई कोपे को इंश्योरेंस या डिडक्टिबल तो नहीं है जो अप्लाई होता है। अगर ऐसा होगा तो उस $70 में से वो है कुछ अमाउंट बोलेगी कि ये आपको पेशेंट से डायरेक्टली लेना होगा, PR1, PR2, PR3 कहकर आपको वो कह सकती है। और ऊपर वाले एग्जांपल में CO45 मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जब भी आपको रेमिटेंस इशू होगी तो उसमें CO45, PR1, 2, 3 इन कोड्स के थ्रू ही इंश्योरेंस कंपनी आपको समझाने की कोशिश करेगी कि वो बैलेंस अमाउंट का कैसे कैसे अप्लाई कर रहा है। अलाउड अमाउंट करने के बाद वो कुछ अमाउंट पेशेंट पे डाल सकती है अगर उसके प्लान में है, और अगर डिडक्टिबल रिमेनिंग है या कोई इंश्योरेंस को पे अप्लाई होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं करेगी, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस को पे कर देगी। अगर अलाउड 70 जो हमने कहा उसमें से अगर $20 उसने को इंश्योरेंस बोल दिया तो डॉक्टर को $50 इंश्योरेंस से डायरेक्टली मिलेंगे, 20 पेशेंट को बिल करना पड़ेगा। अगर कोई भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है तो $70 पूरा इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को इशू कर देगी। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बिल्ड अमाउंट आप मान के चलिए अब 250 होगा, अगर है इंश्योरेंस कंपनी ने अलाउ किया है 94.48, कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट जो 250 माइनस 94.48 155.42 कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट होगा जो हम एडजस्ट कर दिया जाएगा। कोपे बोला गया है $30 जो पेशेंट देगा, ये पेशेंट से अपफ्रंट भी कलेक्ट किया जा सकता है या पेशेंट को बाद में स्टेटमेंट भेज के भी कलेक्ट कर लिया जा सकता है, और जो पेमेंट इशू होगी डॉक्टर को 64.48 होगी। तो अगर आप इसको मैथमेटिकल तरीके से देखें तो जो बिल्ड अमाउंट है वो 100% है, उस 100% में से ही बाकी सब चीज़ें डिफरेंट अलाउ हो रही हैं। अलाउड अमाउंट 94.48 हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट 5155.52 हो गया, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये कहीं नहीं हमको आएगा नहीं, सिस्टम में हमें एडजस्ट करना होगा। कोपे हो गया $30, पेमेंट मिलेगा 64.48 का। इसका मैं आपको एक ईओबी दिखा देता हूं जो कि मैंने कोशिश की है आपके लिए निकालने के लिए। इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी है एतना, इसने इसी तरीके से क्लेम को पे किया है। इस तरीके से ईओबी या ईआरए आपके पास आएगी, इसमें सर्विस डेट लिखी हुई है, पेशेंट का नाम मैंने PHI के लिए मैंने छुपा दिया है, और डेट ऑफ सर्विस लिखी होगी, सीपीटी कोड लिखा होगा, दिखा होगा आपने बिल कितना किया था $250। देन इस पे लिखा हुआ है कि 155.52 अलाउ हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट है आपका,
और आपको जो अलाउ हुआ है वो जो रेस्ट अमाउंट है वो हुआ है। आपको इस कैलकुलेशन के अंदर हो सकता है कि आपके पास अलाउड का यहाँ पे कॉलम ना हो, लेकिन आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि 250 बिल्ड अमाउंट है, अगर आप उसमें से लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्चुअल 155.52, तो आपके पास अलाउबल 94.48 ही आएगा। तो हो सकता है हर बार आपके पास अलाउबल ना आए, तो आपको ये कैलकुलेशन माइंड में करके चलना होगा ईओबी को रीड करते हुए। उसके बाद उसने कोपे अलाउ किया है इसमें $30, वो कोपे भी हो सकता है, को इंश्योरेंस भी हो सकता है, डिडक्टेबल भी हो सकता है, और 64.48 का उन्होंने पेमेंट इशू कर दिया है। और जो भी चेक नंबर था वो चेक नंबर यहाँ पे बता देंगे, अगर चेक से पेमेंट होगी तो स्कैन कर देंगे, अगर ईएफटी होगी तो ईएफटी नंबर आपको प्रोवाइड करा देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो एक समरी है ये ईओबी पोस्टिंग की। कैलकुलेशन अमाउंट कितना भी डिफरेंट हो, सेपरेट कोई सीपीटी कोड कोई भी डिफरेंट हो, आपको केवल कैलकुलेशन का लॉजिक समझ में आना चाहिए। आप कोई भी पेमेंट पोस्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। एआर में भी अगर आप काम करें तो कई केसेस में आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी कि हमने क्लेम को इस तरीके से प्रोसेस किया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है और अपने नोट्स डालने होंगे एआर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक और वीडियो लाऊंगा जो भी आपको नॉलेज आपको फ़ायदा करेगा, आपको नॉलेज आपकी भी इम्प्रूव करेगा। और होप मैं आप आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा होगा। तो ज़रूर जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।